अभी भारतीय रोजगार योजना के द्वारा जो पूरे देश में रोज खाने का काम किया जा रहा है, जिसका नाम बेरोजगारी की संसद दिया गया है। यानी अभी तक इस देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का ही संसद लगा करता था। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी हमारा प्रतिनिधित्व हुआ, प्रतिनिधि करने वाले जो हमारे लोग संसद में चुन करके गए, विधानसभा में चुन करके गए, वो हमारे आज के समय के जो युवा जो निरंतर बेरोजगार होते जा रहे हैं और कोई भी सरकार उसको बातों को सुनने में या उसकी समस्याओं को समाप्त करने में या रोजगार पैदा करने में किसी प्रकार की बातें उनके द्वारा नहीं करी जा रही है। ते सभी बेरोजगार ने मिलकर के एक खुद निर्णय लिया है कि अब की बात संसद हम खुद करेंगे और सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी इसका फैसला बेरोजगार करेगा। ये बेरोजगार का फैसला लिया। यानी जो प्रतिनिधित्व जिसको हम चुन करके बैठते हैं, जिसको हम इस बात पर बैठते हैं कि ये प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति सांसद और विधायक अगर चुन करके विधायक में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, हमारी बातों को उठाएगा, हम बेरोजगार हैं तो हमारी बातों को उठाने का काम करेगा, हम विद्यार्थी हैं तो हमारी शिक्षा की बातों को उठाने का काम करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है ये नालायक लोग। इन नालायकों को सबक सिखाने के लिए संविधान ने हमको ताकत दिया है। इन नालायकों को भी सबक सिखाने के लिए अगर युवा इकट्ठा हो गए, बेरोजगार इकट्ठा हो गए और सड़क पे आकर के संसद करना शुरू कर दिया साथियों, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इतनी ताकत आज हमारी युवाओं में है। तो साथियों, ये जो बेरोजगारी संसद चल रहा, ये पूरे देश भर में चलने वाला, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से अभी करी गई। महाराष्ट्र में कई जगह पे बेरोजगारी संसद बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात, गुजरात के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से आज आपको उत्तर प्रदेश में, यानी परसों इलाहाबाद, कल बनारस, गोरखपुर में चल रहा। यानी ये पूरे संसद में चल रहा है, ये लगातार चलने वाला है और पूरे देश भर में चलने वाला है। और इसलिए बेरोजगारी संसद हम चलाने का काम कर रहे हैं कि आज का जो बेरोजगार है, वो बेरोजगार एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 38 बच्चे डेली बेरोजगारी से कुंठित होकर के उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए डिप्रेशन में जाकर के डेली आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं, उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं, तो उनकी होकर के जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी बातों को हम लोग उठाने के लिए एक बेरोजगारी का संसद साथियों हम लोग लेकर के खड़ा किए हैं और इसको हम लोग संघों से लेकर के और संसद में लेकर जाने वाले लोग। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया और संविधान में सारी बातें दी, वो सारी ताकत दिया हमको, यानी हम अपनी समस्या का समाधान करने लायक होने चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बना करके दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई अमल करने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते, वास्तव में अगर हमारी लड़ाई लड़ने वाले लोग होते, वो हमारे मुद्दों को, हमारी बातों को उठाने का काम करते, लेकिन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो नाजायज तरीके से चुनी हुई सरकार है। जो आज के समय में जो सरकार है, वो नाजायज तरीके से एकदम से चुनी हुई सरकार है। अगर हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते, तो एक समस्या जो हो रही है साथियों, लगातार बेरोजगार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो लगातार जो विद्यार्थी, जो बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, इस पे भी साथियों हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हमारी बातें संसद में और विधायक में उठाई जाती है। हमको अधिकार दिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान। बेरोजगारी की समस्या ये अपने आप से निर्माण नहीं हुई है, इसको सोची समझी साजिश के तहत साथियों आपके बीच में निर्माण करी गई। जैसे अभी एक साथी ने आपको बताया, निजीकरण का जो मुद्दा है 1991 में शुरू हुआ और किसके शासनकाल में शुरू हुआ? जो इस देश
शासन कर रही थी 1991 में, वो 31 मई 1991 में प्रस्ताव लाती है कि इस देश में हम एलपीजी लागू करना चाहते हैं और एलपीजी के माध्यम से हमारे युवाओं के साथ जो समस्या निर्माण हो गई है, इसका मूल कारण जो है वो एलपीजी लाने वाले कौन है? कांग्रेस। समर्थन करने वाले कौन है? बीजेपी। अरे बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा आपके जो मूल समस्याओं का जो यहाँ पे समस्याओं जो दाखिल कर दिया गया है, जो समस्या बढ़ा दिया गया है, इसके मूल में जो साथी जो कारण है वो बीजेपी और कांग्रेस, इसीलिए इसे बनाया गया। बेरोजगारी की जो लगातार जो दर बढ़ रही है, इसके पीछे जो शासक वर्ग के जो लोग हैं, उनकी नीतियां जो है वो नीति की वजह से बेरोजगारी इस देश में पैदा हुई। बेरोजगारी सबसे बड़े पैमाने पर एलपीजी इस देश में जब आया, एलपीजी आने के बाद से इस देश में हमारे जो साथी जो है, हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के, क्योंकि एलपीजी जो प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण आया हुआ, एक निजीकरण से एक तो हम एक चीज देखने का काम करते हैं, निजीकरण में वो सारी संस्था खत्म करती जा रही है, वो सारे क्षेत्र खत्म कर दिए जा रहे हैं। जिस संस्था में, जिस क्षेत्र में संविधान के बदौलत हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला हुआ, प्रतिनिधित्व समाप्त करने का मामला सबसे बड़े पैमाने पर निजीकरण के माध्यम से साथियों बड़े पैमाने पर किया है। आपका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान में हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया हुआ, वो प्रतिनिधित्व कैसे समाप्त करना है, वो प्रतिनिधित्व समाप्त करने के लिए एलपीजी आपके इस देश में कांग्रेस के द्वारा लाई जाती है। एलपीजी जिसका पूरा नाम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के माध्यम से आपके शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया। हमारी जो पढ़ाई होती थी ये वही प्राइमरी विद्यालय, जिस प्राइमरी विद्यालय से हमारे बच्चे पढ़ने के आईएएस पीएस अधिकारी हुआ करते थे, आज के समय में उसी प्राइमरी विद्यालय से अगर देखा जाए उनकी नीतियों पे थोड़ा किया जाए, उनकी नीतियां क्या करती हैं? उनकी नीतियां कहती है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको फेल नहीं किया जाएगा। अगर उस बच्चों को फेल नहीं करेंगे यानी उसके पीछे कहते हैं हम उनके एग्जाम ही नहीं कराएंगे। जिस बच्चे का एग्जाम नहीं होगा उसके दिमाग कितना विकसित हुआ है ये हमको कैसे पता चलेगा? यानी हम उसको प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर जब 8 तक की परीक्षा उससे नहीं करवाएंगे, जब परीक्षा नहीं करवाएंगे उसके दिमाग में कितना विकसित हुआ कैसे पता चलेगा? यानी ये जो दिमागी रूप से है, दिमागी रूप से हमारे लोग को कैसे विकलांग बनाया जाए, इस पे सरकार काम कर रही है। एलपीजी के तो प्रतिनिधित्व जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया हुआ, एक हमारा जो प्रतिनिधित्व होगा, पहला जो प्रतिनिधित्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया वो शिक्षा में दिया हुआ। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अगर हमारे समाज के लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो शिक्षा में जाएंगे, यानी आपको पढ़ने लिखने में उन्होंने शिक्षा का अधिकार में भी प्रतिनिधित्व करने के लिए। दूसरा जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया, उन्होंने कहा जो पढ़ लिखेंगे और नौकरी करने भी जाएंगे, यानी नौकरियों में भी आपको प्रतिनिधित्व करने का यानी रिजर्वेशन का अधिकार आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ। लेकिन इस शिक्षा को समाप्त करने की, इस शिक्षा का निजीकरण करके जो प्रतिनिधित्व हमारा था उसको समाप्त कर दिया गया। और हमारे लोग नौकरी में कैसे रोका जाए, इस नौकरियों को रोकने के लिए साथियों हमारे जो सरकारी सेक्टर सारे सरकारी सेक्टर नीचे जा रहे हैं। और आज जब संविधान बना, वो संविधान में हमको संविधान जब से बना था तब से हमको प्लानिंग कमीशन की बात करी गई। यानी प्लानिंग कमीशन होगा और प्लानिंग कमीशन का क्या काम होगा, एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करना, रोजगार कैसे सृजित करने, रोजगार कैसे देने, युवाओं को, इन रोजगारों को, इन विद्यार्थियों को कैसे सिस्टम में लाना, इनके लिए वो सारी समस्याओं को कैसे दूर करना है, ये प्लानिंग सिस्टम में सारी बातें दी गई थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है 2014 में प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया जाता है और पॉलिसी कमीशन लाया जाता है, यानी नीति आयोग।
प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया और पॉलिसी कमीशन लाएगा। पॉलिसी कमीशन का हेड क्या बोलता है? पॉलिसी कमीशन का हेड बोलता है कि सरकार का काम रेलवे चलाना नहीं। तो एक जो सेक्टर बना हुआ था जो संविधान में हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए थे, ये प्लानिंग कमीशन होगी, ये प्लानिंग करेगा, रोजगार कैसे देना, एम्प्लॉय का निर्माण कैसे करना, उसको समाप्त किया बीजेपी ने और नीति आयोग लाया, पॉलिसी कमीशन लाया। और पॉलिसी कमीशन का हेड क्या बोलता है कि सरकार का काम रेलवे चलाना नहीं है, सरकार का काम बैंक चलाना नहीं है, सरकार का काम अस्पताल चलाना नहीं है, सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है, सरकार का काम कुछ भी चलाना नहीं है। वो बोलते हमारे लोगों को, हमारे युवा बेरोजगारों को बोलते हैं अरे आप जाओ पेंशन बनाओ। वो जो लोग उनके को बैठे हुए साथी सत्ता में जो लोग हैं वो बोलते हैं आपको पेंशन बनाना है, आपको पकौड़ी करना है, आपको दुकानें खोलनी, आपको चाय बेचना है। तो सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को बोल रहे हैं कि सरकार का रेलवे चलाने का काम नहीं है, तो आपका कौन सा काम चला? ये सवाल हम सभी को करना। अगर उनका काम रेल चलाने के लिए उनको हमने चुन करके भेजा, अगर उनका काम रेलवे चलाना नहीं है, सरकार का काम रेलवे चलाना नहीं है, अस्पताल चलाना नहीं है, उद्योग चलाना नहीं है, फिर काम कौन सा? ये सवाल साथियों हम सभी को करना, ये सवाल हम सभी को करना हो, हम सभी बेरोजगारों को इकट्ठा होना होगा, क्योंकि वो समय संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश साथियों, और जिस साथी ने कहा कि 10 मुक्ति लागू करी जा रही है, 100% सच साबित हुआ। संविधान में जो बातें हमको कही गई, वो संविधान में बातें कही गई है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे, लेकिन निजीकरण के सामने सब कुछ समाप्त हो गया। वो संविधान में आपको पावर दिया गया है। संविधान में क्या कहा गया है? हम संविधान में इतना पावर हम लोगों को देते, यानी पार्लियामेंट में इतना पावर देते, हम संसद को इतना पावर देते, हम विधायकों को इतना पावर देते कि वो किसी भी देश के सामने झुकने का काम नहीं करेगा। एक देश है, ये देश किसी के सामने झुकने का काम नहीं करेगा साथियों, लेकिन इस निजीकरण की वजह से मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके सामने देश को झुकाने का काम कर दिया। 27,000 कंपनियां इस देश में आ रही है, 27,000 प्राइवेट कंपनियां इस देश में आ रही है। 27,000 कंपनियों को कौन लोग रहे? सबसे बड़ी सरकार। इस देश को जब तथाकथित जब आजादी थी, अंग्रेजों के द्वारा जब इस देश में आजादी थी, उस एक कंपनी को भगाने के लिए कई साल लगे और सारे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी, तब जाकर के देश आजाद हो पाया। 27,000 विदेशी कंपनियां आपके देश में आ रही है, पूरा हो जाएगा। 27,000 कंपनियां इस देश में आ रही। जो संविधान में जो बातें दी गई है, जो संविधान में हमको अधिकार दिया गया है, जो संविधान में जो बातें कही गई है कि संविधान पढ़ता है, उसमें जिनमें से अधिकार दिया गया है, हमारे समाज के लोग नौकरी करेंगे, हमारे समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसको प्रभाव शून्य करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया और इस देश में फिर से विदेशी कंपनियां बुलाई जाएगी, लागू हो जाएगी। वो जो बात न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, निजीकरण के सामने शून्य कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ी गंभीर साजिश साथियों इस देश में चल रही है। और आज के समय का जो युवा बेरोजगार अगर इस बातों को समझने का प्रयास नहीं किया, तो आने वाले समय में वो संविधान को भी प्रभावशाली करेंगे और हमको बदवा मजदूर बनाने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और बदवा मजदूर को सभी को बना देंगे। आज हमारे युवा विद्यार्थी दो चीजों पर बड़ी फोकस करते हैं, यानी जो नौकरियां हैं वो दो नौकरियों को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक रेलवे पे करते, दूसरा बैंकों की तैयारी करते। आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी जिले चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर आपको कोचिंग सेंटर दिखेंगे, सबसे ज्यादा विद्यार्थी दिखेंगे तो रेलवे में तैयारी करने वाले दिखेंगे, वो बैंकों में तैयारी करने वाले दिखेंगे। वो सरकारी सेक्टर बेच दिया, वो रेलवे बेच दिया, कहाँ जाएंगे विद्यार्थी? वो तो बैंक जिसमें हमारे सबसे ज्यादा युवा विद्यार्थी जाते थे, उस बैंकों को मर्ज करने का काम कर दिया, उसका भी निजीकरण कर दिया और उसको भी समाप्त करने का काम कर दिया और बैंकों को मर्ज कर रहा है। फिर हमारी परेशानी
जो हमारे पास जो रोजगार हो रहे हैं, जो युवा विद्यार्थी हमारे पढ़ाई करके उसमें जाते थे, फिर वो कहाँ जाएंगे? सारा सेक्टर साथ में बेचा जा रहा है। वो सारी चीजों का बीएसएनएल प्राइवेट कर दिया, एमपीएनएल प्राइवेट कर दिया, आईएससी प्राइवेट कर दिया, स्टील अथॉरिटी को कंपनी प्राइवेट कर दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। और निजीकरण के माध्यम से साथियों जो हमारी जो समस्या सरकारी की समस्या बनी है, इसका एकमात्र कारण है निजीकरण है। और निजीकरण के पीछे की सोची समझी साजिश है। वर्तमान समय में जो सरकार चला रही है, इसके पहले जो सरकार चला रही थी, यानी एलपीजी जिसने लाया है, उसका जिसने समर्थन किया है, ये दो लोग मिल करके उनकी नीति की वजह से वर्तमान समय में बेरोजगारी की समस्या साथ निर्माण होती है। हम लोगों ने खाना, अगर हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद विधायक अगर हमारी बातों को सुनने का काम नहीं करता है, उसकी सरकार को निगरानी की क्षमता हम लोग निर्माण करेंगे। यानी अगर रोजगार नहीं है तो सरकार की नहीं कर पाएगी। आपको रोजगार की बात करनी होगी, आपको शिक्षा की बात करनी होगी, तब आप सरकार बना सकते हैं। यानी हम इतनी ताकत हम लोग युवाओं में, इतनी ताकत हम लोग बेरोजगारों में लाना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार पर गिराने से इतनी ताकत हम लोग युवाओं में लाना चाहते हैं, इतनी ताकत निर्माण करना चाहते हैं। इस वजह से रोजगार का संसद लगा है और यही से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये जो पहला फेज चल रहा है, पहला फेज जैसे समाप्त होगा, दूसरा फेज चलेगा बेरोजगार जोड़ो यात्रा। पूरे देश भर में चलाने का, पूरे देश भर में चलेगा बेरोजगार जोड़ो यात्रा। अभी बहुत जल्द उसका डेट घोषित हो जाएगा, आप सभी को सूचना कर दिया है। रोजगार जोड़ो यात्रा हम चलाएंगे। नेक्स्ट फेज में अगर हमारी बातें मुद्दा उठाने का काम नहीं किया जाता, हम उन सांसद विधायकों के आवाज के सामने जाकर जाना प्रदर्शन करेंगे, उनके व्यवहार के दरवाजे के सामने दिखा देंगे कि हमने तुमको चुन करके भेजा था और तुमको ईमानदार मार के भगाने वाले वहां नहीं। हम सभी युवाओं की इकट्ठा करके जहां से हमारे आवाज को दबाने का काम किया गया, जहां से हमारे गला को दबाने का काम किया गया है, उस संसद को भी घेरने का काम साथियों हम लोग सभी रोजगार मिलकर करने वाले हैं। इसमें सभी का आपका साथ है। हमारे जो यहाँ बैठे हुए माननीय पवन जी रिसर्च स्कॉलर है विश्वविद्यालय, माननीय भास्कर चौधरी जी छात्र नेता है, बहुत बड़े विद्वान विद्वानता भी, इतने योग हमारे बहुत से साथी इसमें योग बैठे हुए। लेकिन इस देश का, इस राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि जो अयोग्य लोग, आदित्यनाथ योगी बोलता है कि अयोग्य लोग हैं, अयोग्य लोग होने की वजह से नौकरियां नहीं मिल रही। फिर कहता है तो आपने 30 लाख नौकरियां दी थी, किसको दी पता नहीं, किसको दी पता नहीं। आपके जो बिजली विभाग के जो लोग हैं, बिजली विभाग को उसने प्राइवेटाइजेशन करने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया। उसमें जो लोग थे उन सभी लोगों ने जिन्होंने निजीकरण का विरोध किया, उन सभी लोगों को बाहर करने का काम कर दिया। आज प्रदेश सरकार ने सभी लोगों को बाहर कर दिया, कुछ पद से हटा दिया, नया पद भरने जा रहा है, बन रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र बेरोजगारी बढ़ाने का काम बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। विदेशी कंपनियों को इस देश में स्थापित करने का काम कर रही, संविधान को प्रभावशील करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इन सभी जो काम किया जा रहा है, इन सभी कामों से बेरोजगारी इस देश बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। साथ ही इस बात को हमको गंभीरता से समझना होगा, इस चीज को बड़ी गंभीरता से साथियों हमको समझना होगा। और जो बेरोजगारी का संसद चल रहा है, इस सभी का आपका आने वाले जो बेरोजगार जोड़ो यात्रा जो फिर दोबारा आपके गोरखपुर जनपद में आएगी, उसमें आप साथ सहयोग करके बड़े पैमाने पर हम अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें साथियों आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इतना ही अपनी बात करते हुए आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।